द फिलोसफर्स वर्ल्ड चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जो किताब पढ़ रहे हैं, सीखने की कला ऑन लर्निंग, जे कृष्णमूर्ति द्वारा लिखी गई का दूसरा भाग। प्रारंभ में विद्यार्थी को अपने विषयों के चुनाव की अनुमति न ही दी जाए, क्योंकि हम उसका समग्र विकास चाहते हैं। यदि वह विषयों का चुनाव करता है तो उसका चुनाव क्षणिक सुखों, पूर्वाग्रहों और मुश्किल आसान के मापदंड पर आधारित होगा, या वह अपनी किसी खास तत्कालीन या क्षणिक मांग के अनुसार चुनेगा। लेकिन यदि हम उसकी सहज बुनियादी क्षमताओं को खोजने और उनका संवर्धन करने में मदद करें तो स्वाभाविक है वह सबसे आसान विषय चुनने के बजाय उन विषयों को चुनेगा जिनके जरिए वह अपनी क्षमताओं को पूर्णतया एवं उच्चतम ढंग से प्रकट कर सके। हम मानसिक, बौद्धिक एवं भावनात्मक समस्याओं सहित समग्र जीवन के अनेक प्रश्नों से निपटना चाहते हैं, और चूंकि विद्यार्थी की प्रारंभ से ही जीवन को उसके समग्र रूप में देखने में सहायता की जा रही है, इसलिए वह उनसे भयभीत नहीं होगा। जीवन को समग्रता से जीने की क्षमता ही प्रज्ञा है। छात्रों को श्रेणी तथा अंक प्रदान करने से प्रज्ञा का संवर्धन नहीं होता, बल्कि इसके विपरीत इससे मानव गरिमा का ही पतन हो जाता है। इस तुलनात्मक मूल्यांकन से मन पंगु हो जाता है, जिसका अर्थ यह नहीं है कि अध्यापक प्रत्येक विद्यार्थी की प्रगति पर गौर न करे और उसका लेखा जोखा न रखे। स्वभावतः अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति जानने को उत्सुक रहते हैं, अतः वे उनकी प्रगति रिपोर्ट चाहेंगे। किंतु दुर्भाग्य की बात यह है, उस प्रगति रिपोर्ट का उपयोग वे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बच्चे पर दबाव डालने के लिए करेंगे। इस तरह वे शिक्षक की मेहनत पर पानी फेर देंगे। अभिभावकों को समझना होगा, हम जिस प्रकार की शिक्षा देना चाहते हैं, सामान्यतः वे अपने बच्चों को ऐसी डिग्री हासिल करते देख संतुष्ट हो जाते हैं जिससे उनकी अच्छी आजीविका पाने का आश्वासन मिल रहा हो। बहुत कम लोग हैं जो इससे अधिक की सोचते हैं। निश्चय ही वे अपने बच्चों को सुखी देखना चाहते हैं। इस धुंधली सी इच्छा के आगे कुछ चाहने वाले बहुत थोड़े से ही लोग हैं जो बच्चों के समग्र विकास की चिंता करते हों, क्योंकि उनमें से अधिकतर लोगों की तो यह अभिलाषा रहती है उनके बच्चे रोजी कमाने में अच्छी तरह सफल हों। इसलिए वे या तो स्नेह से या डरा धमका कर उन्हें किताबी ज्ञान जमा करने को विवश करते हैं, और इस प्रकार पुस्तक को कुछ ज़्यादा ही महत्व दे दिया जाता है। इससे मात्र स्मृति का ही संवर्धन हो पाता है, ऐसी स्मृति जो बगैर सही चिंतन की बुनियाद के केवल दोहराव पर जोर देती है। शिक्षक को सबसे बड़ी जिस कठिनाई का सामना करना होता है वह है अभिभावक की व्यापक तथा गहरे पैठ कर सकने वाली शिक्षा के प्रति उदासीनता, क्योंकि अभिभावक की रुचि तो केवल सतही जानकारी में ही होती है जो उनके बच्चे को इस भ्रष्ट समाज में एक आदरणीय पद पर आसीन करा दे। इस प्रकार शिक्षक को केवल बच्चों को ही सही दिशा में शिक्षा नहीं देनी है, बल्कि यह भी देखना होगा कि विद्यालय में जो कुछ भी किया जा रहा है अभिभावक उस पर पानी न फेर दे। वास्तव में विद्यालय एवं घर दोनों ही एक साथ सही शिक्षा के केंद्र होने चाहिए, न कि एक दूसरे के विरोधी। ऐसा ना हो कि अभिभावक की इच्छा तो कुछ और है तथा शिक्षक उससे बिल्कुल भिन्न कुछ और ही करा रहे हैं। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि अभिभावक भी उससे भली प्रकार परिचित रहे जो शिक्षक कर रहा है, और बच्चों के संपूर्ण विकास में उन्हें भी गहरी दिलचस्पी हो। यह समान रूप से बच्चों के माता पिता का भी उत्तरदायित्व है कि वे इस प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा देने में सहायक हों। वह इसे मात्र अध्यापक के ऊपर ही न छोड़ दें जो पहले से ही काफ़ी भार से लदे हुए हैं। बच्चे का समग्र विकास तभी संभव हो सकेगा जब अध्यापक, विद्यार्थी एवं अभिभावक के बीच सही संबंध की बुनियाद हो। अभिभावकों की आती जाती कल्पनाओं एवं दुराग्रही मांगों को चूंकि शिक्षक स्वीकार नहीं कर सकता, अतः उनके लिए शिक्षक को समझना और उसके साथ सहयोग करना जरूरी है, और यह ध्यान रखना जरूरी है कि वे अपने बच्चों में द्वंद्व एवं उलझन न पैदा करें। निश्चय ही बच्चे में प्रारंभ से ही सीखने की प्रवृत्तियों की स्वाभाविक जिज्ञासा रहती है, जिसको बुद्धिमानी के साथ प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, ताकि जब वह बड़ा हो तो उसकी यह जिज्ञासा बिना किसी विकृति के जीवंत बनी रहे और यह उसको धीरे धीरे विभिन्न विषयों के अध्ययन की ओर ले जाए। यदि सीखने की इस उत्सुकता को सदैव प्रोत्साहन मिलता रहे तो गणित, भूगोल, इतिहास, विज्ञान या प्राणीशास्त्र जैसे सारे विषय छात्र और अध्यापक दोनों के लिए समस्या नहीं बनेंगे। जहाँ सुखद स्नेह और समझदारी भरी देखभाल का वातावरण होता है, वहाँ सीखने की प्रक्रिया भी सहज और सरल हो जाती है।
भावनात्मक खुलेपन और संवेदनशीलता का केवल वही संवर्धन और पोषण हो सकता है जहां विद्यार्थी अध्यापक के संबंध में अपने को सुरक्षित पाता है। संबंधों में सुरक्षित होने की भावना बच्चों की प्राथमिक मांग होती है। परावलंबी होने और सुरक्षित होने की भावना में बहुत बड़ा अंतर है। बहुत से शिक्षक जाने अनजाने निर्भरता की भावना का संवर्धन करते हैं और इस प्रकार प्रच्छन्न रूप से भय को बढ़ावा देते हैं। अभिभावक भी स्नेहपूर्ण या आक्रामक रूप से यही करते हैं। बच्चे को क्या होना चाहिए और क्या करना चाहिए, इस बारे में अभिभावकों के तानाशाही रवैये या हठधर्मी दुराग्रह के कारण बच्चे में परावलंबन आता है। परावलंबन के साथ सदैव भय की काली छाया बनी रहती है और यही भय का भूत बच्चे को हर आज्ञा चुपचाप मान लेने को विवश करता है। यही भय उसे समाज की हर बात को मानने तथा बड़ों के आदेश तथा हुक्म को स्वीकार करने को मजबूर करता है। परावलंबन के इस वातावरण में संवेदनशीलता कुचल दी जाती है, किंतु जब बच्चा जानता है और महसूस करता है कि वह सुरक्षित है, तब असुरक्षा के भय के द्वारा उसका भावनात्मक विकास अवरुद्ध नहीं होता। बच्चे में सुरक्षा की यह भावना असुरक्षा का उलट नहीं है, यह निश्चिंत होने का भाव है, चाहे अपने घर में हो या विद्यालय में, जहाँ वह अपने सहज स्वाभाविक रूप से जो वह है उसी प्रकार रह सके, जहाँ वह ऐसा होने या ऐसा न होने को विवश नहीं किया जाता, जहाँ वह चाहे जब पेड़ पर चढ़ सकता है और गिर जाने पर उसे डांट नहीं पड़ती। सुरक्षा की ऐसी भावना उसमें तभी आ सकती है जब शिक्षक एवं अभिभावक दोनों ही बच्चे के समग्र कल्याण में बड़ी गहरी दिलचस्पी दिखाते हों। यह महत्वपूर्ण है कि बच्चा विद्यालय में पहले दिन से ही यह महसूस करने लगे कि वह पूर्णतः सुरक्षित है, मानो वह अपने घर में हो। यह पहला इम्प्रेशन, पहला प्रभाव ही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। किंतु यदि अध्यापक कृत्रिम तरीकों से उसका विश्वास प्राप्त करने का प्रयत्न करता है और इस प्रकार बच्चे को अपनी मनमानी करने देता है, तो वह परावलंबन को बढ़ावा दे रहा है, बच्चे को सुरक्षित होने का एहसास नहीं दे रहा। यानी वह भाव कि वह एक ऐसी जगह में है जहाँ लोग पूरे दिल से उसके भले के लिए फिक्रमंद हैं। आत्मविश्वास पर आधारित इस नए संबंध का पहला प्रभाव ही, जिसका अनुभव बच्चे ने शायद ही पहले कभी किया हो, एक सहज संवाद में सहायक होगा, जिससे छोटे बड़ों की ओर खतरे की निगाह से नहीं देखेंगे जिनसे डरने की जरूरत हो। जो बच्चा सुरक्षित अनुभव करता है, उसका आदर देने का एक अपना ही स्वाभाविक ढंग होता है जो सीखने के लिए लाजमी है। इस आदर में किसी सत्ता या भय का कोई स्थान नहीं होता। इस सुरक्षा की भावना में चरित्र तथा व्यवहार बड़ों द्वारा थोपा नहीं जाता, अपितु वह तो सीखने की प्रक्रिया का ही हिस्सा हो जाता है। चूंकि बच्चा शिक्षक के साथ अपने संबंधों में खुद को सुरक्षित महसूस करता है, इसलिए वह अपने आप हर चीज़ का ख्याल रखेगा। केवल ऐसी सुरक्षा के वातावरण में ही भावनात्मक खुलेपन एवं संवेदनशीलता का विकास हो सकता है। घर जैसा माहौल लिए इस सुरक्षा के वातावरण में बच्चा जो चाहता है करता है, किंतु ऐसा करते हुए वह यह भी जान लेता है कि उचित क्या है, ठीक क्या है, और इस तरह उसका आचरण किसी प्रतिरोध, जिद या दबी हुई भावनाओं या किसी क्षणिक आवेग के कारण नहीं होगा। संवेदनशीलता का अभिप्राय अपने इर्द गिर्द की सभी चीज़ों के प्रति संवेदनशील होना है, चाहे पौधे हो या पशु या पेड़, चाहे आकाश, जल या उड़ता पक्षी। अपने इर्द गिर्द के लोगों के विभिन्न भावों के प्रति संवेदनशीलता और राह चलते किसी अनजान राही के प्रति भी संवेदनशीलता। यह संवेदनशीलता उस भावना को लाती है जो हिसाब किताब एवं स्वार्थ से परे है। यही है नैतिकता एवं सच्चा आचरण। संवेदनशील होने की वजह से उसका आचरण गुप्त न होकर खुला हुआ होगा। इसलिए अध्यापक का जरा सा भी सुझाव बिना किसी संघर्ष या प्रतिरोध के सरलता से स्वीकार कर लिया जाएगा। चूँकि हम मानव का समग्र विकास चाहते हैं, इसलिए हमें उसकी भावनात्मक प्रेरणाओं को, जो कि बौद्धिक तर्कों से बहुत अधिक शक्तिशाली होती है, समझना चाहिए और भावनात्मक क्षमता का संवर्धन करना चाहिए, न कि उसे दबाना। जब हम में यह समझदारी होगी और इस प्रकार भावनात्मक एवं बौद्धिक समस्याओं से निपटने की क्षमता होगी, तो फिर उनका सामना करने में लेश मात्र भी भय नहीं रहेगा। मानव के समग्र विकास के संदर्भ में संवेदनशीलता को पोषित करने के लिए एकांत परम आवश्यक है। यह जानना आवश्यक है कि एकाकी होना क्या होता है, ध्यान करना क्या है, मरना क्या है। एकांत, ध्यान, मृत्यु, इन सब के बारे में हम तभी जान सकते हैं जब हम इन सब की खोज करें।
इसके अर्थ को सिखाया तो नहीं जा सकता, किंतु सीखा अवश्य जा सकता है। कोई इसका संकेत मात्र दे सकता है, किंतु संकेत के द्वारा सीखना एकांत या ध्यान का अनुभव करना नहीं है। एकांत या ध्यान क्या है, यह जानने के लिए खोजबीन अन्वेषण की अवस्था में आना होगा। जो मन खोजबीन की अवस्था में होता है वही सीखने में समर्थ है, किंतु जब यह खोजबीन किसी पूर्व ज्ञान द्वारा, सत्ता द्वारा या दूसरे के अनुभव द्वारा दबा दी जाती है तो सीखना मात्र अनुकरण बनकर रह जाता है, और अनुकरण या नकल सीखने की अनुभूति को महत्व न देकर हमें केवल रट्टू तोता ही बना डालती है। शिक्षण केवल जानकारी प्रदान करना नहीं है, बल्कि खोजी मन को तैयार करना है। ऐसा मन धर्म क्या है जैसे प्रश्न की गहराई में उतर सकेगा और केवल स्थापित धर्म, मंदिर या कर्मकांड को ही स्वीकार नहीं कर लेगा। ईश्वर की खोज, सत्य की खोज या जो भी नाम आप देना चाहें, यही सच्चा धर्म है, न कि केवल विश्वास एवं सिद्धांत को मान लेना। जैसे विद्यार्थी नित्य अपने दांत साफ करता है, प्रतिदिन स्नान करता है, हर रोज कुछ नया सीखा करता है, उसी प्रकार शांतिपूर्वक किसी अन्य के साथ या स्वयं अकेले ही बैठना निहायत जरूरी है। यह एकांत किसी के सिखाने से या परंपराओं के दबाव या प्रभाव से नहीं आता है, ना ही उन लोगों की प्रेरणा से आता है जो शांत बैठना तो चाहते हैं किंतु एकाकी होने में सक्षम नहीं है। एकांत स्वयं को स्पष्ट रूप से देखने में मन की ऐसे मदद करता है जैसे एक आईना, और साथ ही मन को महत्वाकांक्षा की फिजूल भागदौड़ से और उसके साथ जुड़ी समस्त जटिलताओं, डरों और कुंठाओं से, जो कि अहम केंद्रित क्रियाओं का नतीजा है, आज़ाद करता है। यह एकांत मन की ऐसी सुदृढ़ता, ऐसी स्थिरता देता है जिसको समय के माप से नापा नहीं जा सकता। मन की यह सुस्पष्टता ही चरित्र है। चरित्र का भाव अंतर्विरोध की स्थिति है। संवेदनशील होना ही प्रेम का होना है। प्रेम शब्द प्रेम नहीं है, प्रेम को विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे कि ईश्वर का प्रेम तथा मनुष्य का प्रेम, प्रेम मापा भी नहीं जा सकता है कि एक का प्रेम या अनेक का प्रेम। प्रेम यानी अपना सब कुछ दे देने की क्षमता। जैसे एक फूल अपनी सारी खुशबू दे देता है, किंतु हम लोग हमेशा इसे अपने संबंधों में नापते हैं, इसलिए उसे नष्ट कर देते हैं। प्रेम वस्तुतः समाज सुधारक या सामाजिक कार्यकर्ता का कार्यक्षेत्र नहीं है। यह कोई राजनीतिक साधन भी नहीं जिससे कुछ हासिल किया जा सके। जब समाज सुधारक या राजनीतिज्ञ इसकी बात करते हैं तो वे केवल इस शब्द का उपयोग करते हैं और इसकी वास्तविकता से उनका कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि प्रेम का किसी साध्य के लिए साधन के रूप में उपयोग नहीं हो सकता, चाहे वह साध्य तात्कालिक हो या सुदूर भविष्य का हो। प्रेम तो समस्त पृथ्वी का होता है, न कि उसमें से किसी विशेष क्षेत्र या जंगल का। सच्चाई के प्रति प्रेम कभी किसी धर्म के घेरे में नहीं रहता, और जब संगठित धर्म इसका उपयोग करते हैं तो उसका वजूद ही नहीं रहता। समाज, संगठित धर्म तथा सत्ताशील सरकारें अपनी विभिन्न क्रियाओं द्वारा अनजाने ही उस प्रेम को विनष्ट कर डालती हैं जो कर्म में जीवंतता एवं उत्कटता लाता है। सही शिक्षा द्वारा मानव के संपूर्ण विकास के लिए बिल्कुल प्रारंभ से ही प्रेम के गुण का पोषण और संवर्धन बहुत आवश्यक है। प्रेम न तो भावुकता है और न श्रद्धा निष्ठा। वह वैसा ही शक्तिशाली है जैसे कि मृत्यु। उसे ज्ञान के द्वारा खरीदा नहीं जा सकता, और ऐसा मन जो प्रेम के बिना केवल ज्ञान पाने के पीछे लगा है, निर्दयता का जीवन जीता है और उसका लक्ष्य मात्र कार्यकुशलता रह जाती है। इसलिए शिक्षक को बिल्कुल प्रारंभ से ही प्रेम के इस गुण की ओर ध्यान देना चाहिए। प्रेम यानी विनम्रता, मृदुता, दूसरों का ख्याल रखना, धैर्य तथा शिष्टता। सही शिक्षा पाए हुए मनुष्य के स्वभाव में शिष्टता और शालीनता होती है। अपने इर्द गिर्द की सभी चीज़ों को वह ख्याल रखता है, चाहे वे पौधे हों या पशु हों, और यह उसके व्यवहार तथा बातचीत के ढंग से प्रकट होता है। प्रेम के इस गुण पर विशेष जोर देने से मन फिर अपनी महत्वाकांक्षा, लोभ तथा परिग्रह की वृत्ति में ही डूबा हुआ नहीं रहता। क्या यह प्रेम अपने चारों ओर ऐसी निर्बलता नहीं फैलाता जिसकी अभिव्यक्ति आदर और सुरुचि के रूप में होती है? क्या उससे मन भी स्वच्छ निर्मल नहीं हो जाता? अन्यथा तो मन में अभिमान की प्रवृत्ति मजबूत ही होती चली जाती है। व्यवहार की यह निर्मलता अपने में जोर जबरदस्ती से सुधार लाना नहीं है, और ना ही यह किसी बाहरी मांग का नतीजा है, बल्कि यह प्रेम के गुण के साथ स्वतः आती है। प्रेम की गहरी समझ होने पर काम वासना या अन्य मानवीय संबंधों की पेचीदगियों एवं बारीकियों को समझदारी और विवेक से सुलझाया जा सकता है, बिना उत्तेजनाओं एवं आशंकाओं में उलझे। धन्यवाद।